Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter number 6, Judiciary, from your book number 1, Constitution at Work. This is the third organ of the government, and in the previous few chapters earlier we have discussed the other organ of the government like executive and the legislature. So today we are going to start this chapter, Judiciary. Judiciary is an important organ of the government. The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful court in the world. Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the constitution. In this chapter, we will discuss about the role and importance of the judiciary, and we will also discuss in this chapter the role of Indian judiciary in protecting our rights and interpreting the constitution also. And at the last we will discuss the relationship between the judiciary and the Parliament of India, right? So let's start the chapter. Our first topic is why do we need an independent judiciary? हमें independent judiciary की ज़रूरत क्यों है? Okay, so if we are leaving any of the society, student, disputes arise between individuals, between groups and between individuals or the groups and the government. किसी न किसी के बीच में कोई ना कोई disputes, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं. If we are living in a society, if we are the human being. Okay, so all such dispute must be settled down by an independent body in accordance with some principles of rules and law. कोई ना कोई ऐसी बॉडी ज़रूर होती है जिसमें इन हमारे डिस्प्यूट्स को, हमारी इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, उनको सेटल डाउन किया जा सके. सो दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज that all the individuals, either they are rich, poor, man, women, right, फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड क्लासेस, किसी भी ग्रुप से, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी कास्ट या रिलीजन से कोई भी बिलोंग करता हो तो ऑल आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ. सबके साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. यही मेन रोल है हमारी जुडिशरी का. दैट इज़ वाई वी नीड ए जुडिशरी. इट सेफ गार्ड right of an individual, settle disputes in accordance with the law and ensure that democracy does not give way to individual or the group dictatorship. किसी को भी डिक्टेटरशिप का राइट ना मिले, कोई भी इतना पावरफुल ना हो कि वो अपनी मनमानी कर सके. दैट इज़ वाई वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो ये क्लियर होगी आपको नीड हमें क्यों है. ओके, सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी से आपका मतलब क्या है कि किसको हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहेंगे. हाउ इज़ दिस इंडिपेंडेंस एंश्योर्ड, और ये जो इंडिपेंडेंस है उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा. किस बात से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. किन चीज़ों से हमें पता चलेगा. सो देर आर डेफिनेटली सम प्रोविजंस दैट सेफगार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि other organ of the government like the executive and the legislature must not restrain the functioning of the judiciary. बिल्कुल भी जुडिशरी के फंक्शन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे इन सच ए वे कि ये अनेबल हो जाए जस्टिस करने में. ओके, और जो अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी के जो डिसीजन है उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे. जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर ऑफ द फेवर. उनको मतलब कोई किसी तरीके के कोई प्रेशर जजेस के ऊपर नहीं रहेगा. तो इन सब चीज़ों से हम जुडिशरी को इंश्योर कर सकते हैं. राइट, देर आर अदर सम प्रोविजंस थ्रू विच वी कैन इंश्योर द जुडिशरी. वी विल डिस्कस हियर ऑन दिस पेज. कुछ और भी ऐसे प्रोविज़न है जिनसे हमारी जो जुडिशरी है उसको इंश्योर किया गया है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको बिल्कुल इंश्योर किया गया है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता. राइट, सो फर्स्ट वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस. जो हमारी जो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो हमारे प्रेसिडेंट के पास राइट है जजेस को अपॉइंट करने का ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इन ए स्टेट। अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, और कंसल्ट किससे करेगा जब अदर जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट। स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहाँ पे भी उसको अपॉइंटमेंट करनी है, और वहीं पे जो सेंटर पे जो चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वहाँ से कंसल्टेशन करेगा। द अपॉइंटमेंट इज़ डन बाई प्रिस्क्राइबिंग सर्टन मिनिमम हाई क्वालिफिकेशंस, कुछ क्वालिफिकेशन होंगी। ये नहीं कि यहाँ पे कोई अप्रोच चलेगी या किसी अप्रोच के बेस पे किया जाएगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर फ्री फ्रॉम पर्सनल फेवरेटिज़म, अब फेवरेटिज़म नहीं रहेगा यहाँ पे, और कोई भी पर्सनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका किसी भी तरीके का इंटरफेयर यहाँ पे नहीं रहेगा। आपकी बुक में भी लिखा गया है कि कोई भी रोल नहीं रहेगा, पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हमारी लेजिस्लेचर है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। सो इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ए पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज ए लॉयर, उसको एक लॉयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, सो एक तो ये प्रोविज़न है जो हमारा दिया गया है जिससे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ इंश्योर होती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट ए जज कैन नॉट बी डिसमिस, किसी भी जज को अगर एक बार अपॉइंट कर दिया ना तो उसको हटाया नहीं जा सकता फ्रॉम हिज और हर सर्विसेज। वंस अपॉइंटेड दे रिटायर एट द एज ऑफ द 65, जितनी भी उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है, अपनी एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद ही वो क्या होंगे, वो अपनी पोस्ट को लीव करेंगे। तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जैसे कि जजेस की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो 65 है, तो अपनी एक्सपायरी टर्म तक वो जमे रहेंगे, राइट। सो टर्म ऑफ द 6 ईयर विच एवर कम्स फर्स्ट, मतलब एक ये भी तो क्वालिफिकेशन है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो टर्म ऑफ 6 ईयर की 6 ईयर पूरे हो जाएं, या फिर मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी आपको समझाया था जब हम एग्जीक्यूटिव स्टडी कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को पढ़ रहे थे, तो इस मामले में भी कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा जजेस के बीच में किसी भी लेजिस्लेचर का। द जज कैन ओनली बी इम्पीच्ड, उसके साथ इम्पीचमेंट की जाएगी किसी भी चीज़ को लेकर, लाइक द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूव्ड मिसकंडक्ट। अगर प्रेसिडेंट उसको प्रूव कर दे कि इसने कोई मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेवियर किया है, या इसमें काम करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है, या ये काम उसने ठीक नहीं किया है, सो ओनली दैन ही कैन बी रिमूव थ्रू द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट उस पर चलाई जाएगी, अदरवाइज प्रॉपर सिक्योरिटी है उसके टेन्योर की, एंश्योर दैट जज कुड नॉट प्रेस्क्राइब ए डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस। ओके, तो सेकंड चीज़ आपकी ये आ गई। थर्ड है हमारी फाइनेंशियल। जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, ना तो एग्जीक्यूटिव पे ना लेजिस्लेचर पे फाइनेंशियली बिल्कुल डिपेंड नहीं है। जैसे कि लेजिस्लेचर पर स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड होती है सेंटर पे, कि भाई सेंटर जो है वो सैंक्शन करके देगी उनको पैसे, कितनी मनी कहाँ पे चाहिए, लेकिन जजेस के मामले में ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के कंसोलिडेटेड फंड से उनको दिए जाएंगे, एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और उनके टेन्योर के बीच में बिल्कुल भी कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो रिड्यूस नहीं कर सकती उनकी सैलरी को। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इन सब चीज़ों से देखो हमें पता चल रहा है कि जुडिशरी जो है वो कितनी इंडिपेंडेंट है, वो जजेस जो हैं वो कितना फ्री होकर अपना डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट द एक्शन ऑफ द डिसीजन ऑफ द जजेस ऑफ देयर ऑफिशियल कैपेसिटी आर इम्यून फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। इवन द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस। अब पार्लियामेंट नहीं करेगी उनका अगर कोई मिसबिहेव हुआ है, कुछ कंडक्ट अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो वो प्रोसीजर मतलब पार्लियामेंट उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएगी। वो सिर्फ अगर प्रेसिडेंट कहे, प्रेसिडेंट होने के बाद भी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर अभी मैं बताऊंगी आपको आगे, रिमूवल ऑफ द जजेस कि कैसे होता है, तो इतना आसान नहीं है उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर देना, ठीक है। Then the retired judge of the Supreme Court cannot plead in any court of the Tribunal of India by keeping the judiciary impartial, independent,
जुडिशरी अगर वो रखेंगे तो सिटीजन के मतलब फंडामेंटल राइट को उनको प्रिजर्व करके रखेंगे पूरी तरीके से। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस। एक तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। ओके, तो पूरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करने का पूरा प्रोसीजर किसके पास होगा? जुडिशरी के पास, यानी कि प्रेसिडेंट ही उनको कहेगा, या फिर प्रेसिडेंट अगर लेजिस्लेचर में, वो बात अलग है कि 2/3 मेजोरिटी से उनको रिमूव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एलिगेशन लगाने का राइट भी लेजिस्लेचर के पास ही होगा। सो दैट इज़ नॉट देयर। इन दिस वे हमें पता चलता है कि जो जुडिशरी है वो कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती कैसे है। अभी तक हमने पीछे क्या रीड किया है कि वाई डू वी नीड ए जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमें ज़रूरत क्यों है, और हम किन चीज़ों से इंश्योर कर सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो हमारी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। Okay, the appointment of the judges has never been free from the political controversy। हमेशा ही political controversy रही है जजेस की अपॉइंटमेंट में। वो political controversy क्या है, that we will discuss here। As far as the appointment of the Chief Justice of India, Chief Justice of India की short form हम क्या कहेंगे? CJI। CJI की जो अपॉइंटमेंट से अगर कंसर्न है कोई चीज़, तो ओवर द ईयर्स एक कन्वेक्शन हैड डेवलप, एक परंपरा सी बन गई थी कि वेयर बाय द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसी कन्वेक्शन डेवलप हो गई थी पिछले कुछ ईयर में सीजीआई के लिए कि भाई जो भी सीनियर मोस्ट जज है ना हमारा, तो उसी को सीजीआई अपॉइंट किया जाएगा। एक ऐसी कन्वेक्शन चलती आ रही थी कुछ पिछले सालों से। दिस कन्वेक्शन वॉज हाउएवर ब्रोकन टॉइस, लेकिन ये कन्वेक्शन जो है वो दो बार टूटी। एक बार तो टूटी इस कन्वेक्शन परंपरा को तोड़ा गया 1973 में, जब एन रॉय को अपॉइंट किया गया एज ए सीजेआई, उसको अपॉइंट किया गया, जबकि दूसरे और 3-4 जजेस और थे जो कि उससे सीनियर थे। 3 जजेस वर द सीनियर। तो इस परंपरा को तोड़ा गया, उन 3 सीनियर जजेस को छोड़कर, और एन रॉय को अपॉइंट किया गया एज ए सीजेआई इन 1973। उसके बाद एज ए प्रोटेस्ट में वो जो तीनों सीनियर जजेस थे जिनको नहीं सीजेआई बनाया गया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था प्रोटेस्ट करने के लिए। अगेन दोबारा इन 1975 में दोबारा से इस कन्वेक्शन को तोड़ा गया। चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया एम.एच. बैग को, यहाँ पे अंडरलाइन आप करेंगे एम.एच. बैग को, और इधर आप एन रॉय को भी अंडरलाइन करेंगे और कौन से ईयर में उसको बनाया गया। फिर एम.एच. बैग को अपॉइंट किया गया। उस टाइम पर भी जो थे चीफ जस्टिस थे एच.आर. खन्ना, उनसे ज़्यादा सीनियर थे, तो एच.आर. खन्ना की बजाय एम.एच. बैग को अपॉइंट किया गया एज ए सीजेआई इन 1975 में। तो ये 2 बार उस टाइम पर ये परंपरा टूटी, और उसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा ये कन्वेक्शन टूटने का। ठीक है, तो उसके बाद जो एच.आर. खन्ना है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से जब उनको नहीं बनाया गया था। ओके, द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है क्या करने की, चाहे सीजीआई अपॉइंट करना हो या फिर अदर जजेस अपॉइंट करने हो। अब जब अगर वो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो कंसल्ट करेगा अदर जजेस से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं, उनसे कंसल्टेशन करके वो सीजीआई को अपॉइंट करेगा। लेकिन जब अदर जजेस को अपॉइंट करेगा ना, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, तो इन दैट मैटर, इन दिस कॉन्टेस्ट, वो किससे डिस्कशन करेगा, किससे कंसल्टेशन करेगा? सीजेआई से कंसल्टेशन करेगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? ओके, ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस
विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। बट दिस इन फैक्ट क्या हुआ है, मीन दैट द फाइनल डिसीजन इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये पॉइंट नोटेड है, टू बी नोटेड, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में पावर कैसे आ गई, जबकि हम तो क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, बुक में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करेगा। लेकिन अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीच में आ कहाँ से गया, एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया, वो ऐसे आ गया क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट वर्क करता है वो किसी की कंसल्टेशन से करता है विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन है, पीएम अलोंग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो उनकी सलाह से ही वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा जजेस की। तो यही कंट्रोवर्सी है। अब कंट्रोवर्सी क्या थी कि एक तो एक परंपरा बनी हुई थी कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसी को सीजेआई अपॉइंट किया जाए, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और दूसरा क्या है, एक और कंट्रोवर्सी क्या है कि कहने को हम कह देते हैं कि जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी तो रोल इम्पोर्टेंट है ना। अब प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करेगा तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन उनसे भी करेगा और इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी कंसल्टेशन करेगा कि किसी के अपॉइंटमेंट के बारे में। और इसी वजह से ये परंपरा टूटी है, इसी वजह से ये कन्वेक्शन टूटी है कि सीनियर मोस्ट जज को सीजेआई ना बनाकर दूसरे अदर जजेस को सीजेआई बना दिया गया, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा चाहती थी जो उस टाइम पे गवर्नमेंट रही होगी। तो ये कंट्रोवर्सी है, क्लियर। सो दिस मैटर कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन, बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर बार बार आते गए हैं। और बिटवीन 1982 टू 1908 के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी कन्वेक्शन टूटी हैं कि जब सीनियर मोस्ट जज को ना बनाकर सीजेआई दूसरे जजेस को सीजेआई बना दिया गया, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ प्रेसिडेंट ने कंसल्टेशन किया था। ओके, सो इनिशियली द कोर्ट फेल्ट, शुरू में तो कोर्ट ने क्या सोचा कि जो चीफ जस्टिस है वो प्योरली मतलब सही डिसीजन देगा, लेकिन बाद में जब बार बार इस तरह की कन्वेक्शन टूटती रही तो फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद ए नोवल प्रोसीजर। उसके बाद एक नोवल प्रोसीजर की तरफ उसने अपनी प्रोसीडिंग की, और इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमांड। अब जो चीफ जस्टिस है ना, जो मान लो जब ये रिटायर होने वाले हैं चीफ जस्टिस, इनके जगह पे नए सीजीआई अपॉइंट किए जाएंगे, तो अब चीफ जस्टिस को ही राइट दे दिया, जो कि अभी रिटायर होने वाला है, कि शुड रिकमांड नेम्स ऑफ ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड। जिसको भी सीजीआई किया जाएगा ना अपॉइंट, उसका नाम आपको देना है इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। जो बिल्कुल सीनियर मोस्ट जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, आप उनसे कंसल्टेशन करोगे, और उनसे कंसल्ट करने के बाद, उन 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद आप उस पर्सन का नेम रिकमेंड करोगे जिसको आप सीजीआई बनाना चाहते हो। वो उसके पास पावर दे दी, और मतलब वो दैट शुड बी द सीनियर मोस्ट, और ये भी बोल दिया कि वो देखो सीनियर मोस्ट होना चाहिए। 4 से आप कंसल्टेशन ज़रूर करोगे, लेकिन ये कन्वेक्शन आपको नहीं तोड़नी है, और वो क्या होना चाहिए, सीनियर मोस्ट होना चाहिए। आफ्टर दैट द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी गिवन द राइट टू अपॉइंट ए सीजीआई ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और उसकी अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन जो नेम रिकमेंड करना है ना वो आपको ही करना है। ये राइट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। At the moment, therefore, in matters of the appointment of the decision of the group of senior judges of the Supreme Court carries greater weight। और इस डिसीजन के अंदर जो ग्रेटर वेट जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा किसका, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की। ओके, Thus, in matters of the appointment to be the judiciary, the Supreme Court and the Council of Minister play an important role। इस तरीके से हमने देखा कि दोनों का इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, यानी कि जो जुडिशरी है वो तो क्या करेगी, जो सीजीआई एट प्रेजेंट है जो रिटायर होने वाला है, विद द कंसल्टेशन ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस वो नेम को रिकमेंड करेगा कि 20 पर्सन को अपॉइंट किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा। भाई 1% हो सकता है कि भाई उसको ठीक ना लगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो दैट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिमूवल ऑफ द जजेस। अब जिन जजेस की हम बात कर रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर सीजीआई ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जजेस के पास ही है, जुडिशरी के पास ही है।
अब उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, उसके रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। तो रिमूवल का जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 124 आर्टिकल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस वुड हेल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली बात तो तुम उनको हटा ही नहीं सकते एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। एट द एज ऑफ रिटायरमेंट वो जो है वो बने ही रहेंगे। और सेकंड थिंग इज अगर कुछ ऐसा करना भी पड़े, इफ़ ही वॉन्ट टू रिटायर अर्लियर, या तो वो अपने आप पहले ही अपने आप को रिटायर कर देना चाहता है, ओके, या फिर उसका मतलब कोई भी उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाई है, कोई मतलब उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ग्राउंड ऑफ द प्रूव्ड इनकेपेसिटी उसको हो गई है, मिसबिहेवियर है, परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम अगर है, मीन्स उसके टाइम पीरियड से उसके टर्म से अगर पहले उसको रिमूव करना है, तो द मैथड ऑफ रिमूविंग द जजेस ऑफ द क्वाइट रिजिड, इतना आसान नहीं है। अगर उसका मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए, कुछ भी मिसकंडक्ट प्रूव हो जाए किसी का भी, तो इतना आसान नहीं है उसको उसकी पोस्ट से हटा देना। उसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्वाइट रिजिड है। ए जज कैन बी इम्पीच्ड और द रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको रिमूव करेगा इफ़ बोथ द हाउसेस ओके ऑफ पार्लियामेंट पासिस ए रेजोल्यूशन। दोनों हाउसेस में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पहले कि भाई हाँ इसको हम अभी पोस्ट से रिमूव करने वाले हैं, 2/3 मेजोरिटी से, सपोर्टेड बाय ए मेजोरिटी 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर प्रेजेंट है उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में उसको उसकी पोस्ट से हटाने के लिए, जो कि अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। एंड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी of the total strength of the house, okay, one house moves the personal proposal while the other side as a court to appeal when such a resolution is under consideration। और जब इस तरह का resolution under consideration है, ऐसा प्रोसीजर जब चल रहा होता है और जिस जज के ऊपर ये प्रोसीजर चलाया गया होता है, दैट पर्टिकुलर जज हैज़ ए राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा पूरा अधिकार होता है, आइदर इन पर्सन और द थ्रू सम रिप्रेजेंटेटिव। वो कोई भी अपना मतलब रिप्रेजेंटेटिव ला सकता है या फिर वो किसी भी वकील की हेल्प ले सकता है, लॉयर की हेल्प ले सकता है अपने प्रोसीजर को प्रूव करने के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर वो जुडिशरी में केस डाल देगा और अपने आप को ठीक प्रूव कर देगा, तो वो कंसिडरेशन जो उसका 2/3 मेजोरिटी से जो चल रहा है वो फेल हो जाएगी पूरी की पूरी मशीनरी। तो इतना आसान नहीं है, कहने को ये है कि इट इज़ नॉट सो ईजी टू रिमूव ए जज फ्रॉम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक केस स्टडी दी गई है, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू रिमूवल ऑफ ए जज। जज को रिमूव करने का मतलब ये रियल है आपकी केस स्टडी कि किस किस तरीके से क्या हुआ था। आप इसको अपने आप स्टडी करोगे, रीड करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इन ऑनलाइन क्लासेस आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये केस स्टडी जो है वो आपको अपने आप स्टडी करनी है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ओके। Okay student, that's all for today's class. Soon we will meet in the next class. So thank you for being with me.